नाज़रीन, अगले आने वाले चंद घंटे तारीखी साबित हो सकते हैं और जिसमें नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिराई जा सकती है, जिसके अंदर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो सकती है। बड़ी ही आप कह लें कि हिस्टोरिक और नतीजा खेज घड़ियां जो है वो आ गई हैं इस वक्त इजराइल के अंदर। क्या सूरत हाल है और जो पार्लियामेंट क्या वाकईतन डिसॉल्व होने जा रही है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान यमन ने फिर हमला कर दिया है और यमन ये कह रहा है कि उन्होंने नई तर्ज के जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए हैं और यमन ने यह भी दावा किया है कि उनके मिसाइल, एक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो बेन गोरियन एयरपोर्ट को जाकर टकरा गया है। ये यमन की जानिब से दावा सामने आ रहा है और ये काफी बड़ा हमला था। कई घंटे सायरन्स बजते रहे, मिलियंस ऑफ इजरायली जो है शेल्टर में गए और इस बार उन्होंने क्या किया है कि बेन गोरियन एयरपोर्ट को दो हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। वैसे वो एक ही मिसाइल फायर करते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने दो मिसाइल जो फायर किए हैं। इसी दरमियान जो अमरीकी इन्वॉय फॉर सीरिया है, उसने ये कहा है कि अल शरा जो है वो खतरे में है ड्यू टू हिज अलाइनमेंट विद इजराइल एंड वेस्ट। अहमद अल शरा खतरे के अंदर है, यानी कि उनको कोई निशाना बना सकता है। ये बात यहां सामने आ रही है। और लॉस एंजल्स के अंदर क्या हो रहा है और जो कुछ लॉस एंजल्स के अंदर हो रहा था, अब वो सिर्फ लॉस एंजल्स के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि वो कई रियासतों के अंदर फैल चुका है। ट्रंप ने जो अग्रेसिव स्टांस लिया और उसके बाद अब वो सिर्फ लॉस एंजल्स में नहीं बल्कि कई रियासतों में फैल चुका है। वो न्यूयॉर्क के अंदर फैल चुका है, वो डैलस के अंदर फैल चुका है, कई दिगर रियासतों के अंदर वो आगे से आगे जो है फैलता चला जा रहा है। और अब बाकायदा तौर पर ट्रंप ने फौज बुला ली है, मरीन्स वहां पर बुला लिया। मरीन्स जो हैं ये उनकी इलीट फोर्स कहलाती है और इसको ट्रेन किया जाता है टू ऑपरेट बोथ ऑन लैंड एंड सी। एक होते हैं ना आर्मी, एक होती है नेवी। तो ये मरीन्स हैं जो फॉर सी और फॉर लैंड दोनों के ऊपर ऑपरेट करने के लिए इनको तैयार किया जाता है। ये उनकी इलीट फोर्स कहलाती है। ये मरीन्स अब वहां पर आ गए हैं और नेशनल गार्ड से भी सूरत हाल नहीं संभली। वो पुलिस भी कहीं पीछे है, नेशनल गार्ड भी उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब बाकायदा फौज जो है वो वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है और मजीद फौज भी ट्रंप कह रहा है कि वो डिप्लॉय करने जा रहा है। ट्रंप ने जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। अब आप देखें ना कि ट्रंप के जो इकदाम और स्टेटमेंट्स हैं, इसी बाकी सारे लोग यही कह रहे हैं कि इसकी वजह से मामला और एस्केलेट हो रहा है और ट्रंप कह रहा है नहीं ये डेमोक्रेट्स की वजह से हो रहा है, ये गवर्नर की वजह से हो रहा है। लेकिन अब वो तो कैलिफोर्निया की बात नहीं रही, अब वो तो बाकी रियासतों के अंदर भी फैल गया है और वहां अमेरिका में बहुत सारी जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो भी घूम रही हैं कि ये करवा कौन रहा है, क्या ये इंडिजिनस तरीके से हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई है। इतने बड़े मुजाहरे देखे ना कि यहां पर बाकी दुनिया में मुजाहरे होते हैं, गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, तो बाद में पता चलता है कि अच्छा उसके पीछे वो था और ज्यादातर अमेरिका ही होता है, वेस्ट ही होता है। तो अब वहां पर कौन है, वहां पर मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं जिसमें कि डीप स्टेट है। कोई कह रहा है कि इसके पीछे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो सकते हैं जो अमेरिका से इस वक्त नाराज हैं और कुछ और का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन मुख्तलिफ, यानी ट्रंप जो है वो अंदर उलझ रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो अमेरिका के लिए उसका अपनी स्टेबिलिटी है ना, कि उसके इतनी बड़ी स्टेट्स के अंदर नेशनल गार्ड भी संभाल नहीं रहे और स्टोर्स लूटे जा रहे हैं, बाकायदा लूटमार वहां पर हो रही है और गाड़ियों को ऑन फायर किया जा रहा है। और पूरा आप देखें कि वहां पर जो मनाजिर दुनिया भर में आ रहे हैं, दुनिया देख रही है कि चाहिए अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो ट्रंप के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इन्होंने बढ़ना ही था। ये पहले दिन से ये बात अंडरस्टूड थी कि ट्रंप जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है और एक पूरे सिस्टम के साथ लड़ाई, फिर गजा के अंदर जेनोसाइड, तो उसकी पॉपुलैरिटी भी नीचे आई और फिर इस सिस्टम के साथ लड़ाई में जारी बात है ये सारा कुछ तो होना था। तो ट्रंप जो है वो उसके चैलेंजेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यूक्रेन कोई दूर दूर तक रुकने के चांसेस नहीं है और मिडिल ईस्ट में उसने जो दोबारा से ग्रीन लाइट दी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप ने नुकसान ही उठाया। आप सोचिए अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप ने ग्रीन लाइट ना दी होती तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन शायद ट्रंप के साथ खड़ी होती, क्योंकि जब ट्रंप ने सीज फायर करवाया था, जिसके बहुत सारे दीगर फैक्टर्स थे, लेकिन बहरहाल ट्रंप ने क्रेडिट लिया, तो एकदम से पूरी दुनिया से तारीफ हुई ट्रंप की। तो अगर ट्रंप उसी को कंटिन्यू रखता तो पूरी दुनिया जो है ट्रंप के साथ खड़ी होती और अमेरिका के अंदर भी लोग ट्रंप के साथ खड़े होते। लेकिन तो ट्रंप जो है वो अनपॉपुलर सा हो रहा है इन तमाम वाकयात की वजह से। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगले चंद घंटे जो वो पासा पलट साबित हो सकते हैं, यानी कि वो इस खित्ते की सारी डायरेक्शन तय कर सकते हैं, वो इस जंग को रोकने के हवाले से नतीजा खेज साबित हो सकते हैं।
पिछले जो कई महीनों से मूवमेंट चलती चली आ रही थी, उसमें नए नए फैक्टर्स ऐड होते चले जा रहे थे। अगले चंद घंटे उस तमाम तहरीक का नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। और खबर यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि अपोजिशन ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो वोटिंग करने जा रहे हैं अगले किसी भी लम्हे कनीसेट को डिसॉल्व करने के हवाले से। अमेरिकी जो एम्बेसडर है उसने धमकी भी लगाई, खुलेआम आकर उसने धमकी लगाई, और उसके ऊपर भी अमेरिका के अंदर भी डिस्कशन जारी है और इसराइल के अंदर भी कि ये बंदा जो है ये अपने मैंडेट से बढ़कर बहुत ज्यादा और नेतन्याहू का तर्जुमान बना हुआ है और खुलेआम आकर यहां पर धमकी लगा रहा है। तो उसने धमकी भी लगाई, लेकिन अब शायद अपोजिशन पार्टीज को और ज्यादा गुस्सा आया उसकी धमकी की वजह से। तो अभी खबर यह है कि अपोजिशन पार्टीज ने जॉइंटली जो कनीसेट के डिसॉल्व होने का बिल है वो जमा करवा दिया है, जिसके बाद अब वोटिंग यानी कि बाइंडिंग हो गई है। अब वोटिंग तो होकर रहेगी। बज़ाहिर मेजॉरिटी अपोजिशन के पास आ गई है। जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की पार्टी है उसने हिमायत का ऐलान किया है, जिससे जो मेजॉरिटी है वो अपोजिशन के पास आ गई है। वोटिंग लाजमी होनी है अगले चंद घंटों के अंदर। तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे ना हुई और नेतन्याहू कोशिश कर रहा होगा, तो अगर ये इसी तरह से मामला रहा, यानी अपोजिशन जो मेजॉरिटी उसको हासिल हो गई है उसमें से कोई पार्टी उधर दोबारा नेतन्याहू की तरफ ना गई, तो ये वोटिंग कामयाब हो जाएगी। लेकिन वोटिंग होने जा रही है, बिल जमा करवा दिया गया है और बज़ाहिर यही लगता है कि ये वोटिंग कामयाब हो जाएगी। और अगर कनीसेट डिसॉल्व हो गई तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा और नेतन्याहू जो फारिग हो जाएगा। बहरहाल आगे फिर जाकर इसने अपने अंजाम को भी पहुंचना है। दुनिया में कोई भी इतना बड़ा जुल्म करके अपने अंजाम से बच नहीं सका है। और देखिए, कल जो सैंक्शंस लगी है ना, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इनको फैसला करवाने में अपोजिशन को बड़ा अहम किरदार अदा किया है कल सैंक्शन जो लगी हैं, क्योंकि उसमें इजरायली इन पार्टीज को अंदाजा हुआ है और ओवरऑल इजरायली सेटलर्स को अंदाजा हुआ है कि ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये तो वाकईतन इजराइल का बड़ा गरा कर रही है कि करीबी तरीन इत्तेहादी जो हमारी जेनोसाइड को भी सेल्फ डिफेंस कहते थे, आज हमारे पर सैंक्शन लगा रहे हैं। देखिए, वो बैन गवर और समूतरिज के ऊपर सैंक्शन नहीं लगी हैं, वो इजरायली मिनिस्टर्स के ऊपर सैंक्शन लगी हैं। तो इजराइल की वो जो एक इस्तशना थी और वो के उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो मामला कल खत्म हुआ है। तो इससे यहां पर खौफ बहुत ज्यादा बड़ा है कि भाई जिनकी वजह से हम कायम हैं, जिनकी वजह से हम मौजूद हैं, अगर वो ये स्टांस ले रहे हैं और सैंक्शन लगा दी हैं, एक्शन शुरू हो गया है, तो फिर मामला क्या होगा। और फिर इजराइल के अंदर बहुत महीनों से ये कंसेंसस डेवलप हो रहा था कि ये पॉलिटिकल वॉर है और इसमें इजराइल के लिए कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं है। और फिर इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जैसे कल जो है वो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान हमने आपके सामने रखा, जिसने कहा इनफ इज इनफ, और ट्रंप जो है वो ये जंग रोके। और जो ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल हुई उससे पहले उसका ये बयान था। और फिर इन्होंने जो इजराइल के अंदर से हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुलकर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि गजा के अंदर इजरायली फौज जो है वो वॉर क्राइम्स कर रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर यहां तक पहुंचे हैं। दो हेडलाइंस पहले देखिए। नेतन्याहू's गवर्नमेंट एट रिस्क as opposition decide on Knesset dissolution. Israeli opposition parties weigh a bill to dissolve the parliament amid tensions with the government over legislation to exempt ultra-orthodox from military service. अब बुनियादी जो मसला जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी उधर गई है वो इसलिए गई है कि फौज की शॉर्टेज थी, शॉर्टेज की वजह से इनको भर्ती करना पड़ गया। इनको भर्ती करने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम तो ये होने नहीं देंगे और गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो अब ये मसला बना है। तो बुनियादी तौर पर पीछे फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने, हिजबुल्लाह ने जो जंग लड़ी है जिसके जरिए इनकी हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, वो एक प्राइम फैक्टर है इस सारे मामले के अंदर। द हेड्स ऑफ द अपोजिशन ब्लॉक्स, ये अब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है ऑपोजिशन पार्टीज की, डिसाइडेड टू पुट द लॉ to dissolve the Knesset to a vote in plenum today. आज ही अगले किसी बिल में ये हो सकता है। The law to dissolve the Knesset was put a vote unanimously and is binding on all blocks. ये ज्वाइंट स्टेटमेंट अपोजिशन की जब वो जारी हुई है। और इसके साथ जो एक और मामला हुआ, जो ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल हुई है, उसमें एक नई चीज का इंकशाफ हुआ। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि जो गजा के हवाले से अब निगोशिएशंस हो रहे हैं और अब बातचीत शुरू है, तो उसमें ईरान को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। पहले तो यह था ना कि कतर है, इजिप्ट, ईरान से भी अब पूछा जा रहा है उनके साथ भी गजा के हवाले से कि क्या फ्यूचर है क्या, तो उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है।
Trump says Iran is involved in Gaza hostage negotiations. Reuters and Times of Israel लिख रहा है, Trump said to have told Netanyahu to end the Gaza war, attacking Iran off limits for now. ये जनाब वहां से खबर सामने आ रही कि बहुत सारे यानी मल्टीपल फैक्टर्स हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिराने के लिए और ये जंग रोकने के लिए। अब वो कितने नतीजा के साबित हो, जिसमें एक यमन का बहुत बड़ा फैक्टर है। यमन ने इनके नाक के अंदर दम किया हुआ है, सुबह शाम वो मिसाइल मार रहे हैं और सुबह शाम इनके मिलियंस ऑफ सेटलर्स को जो है शेल्टर्स में जाना पड़ रहा है और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इनके जो सेटलर्स हैं वो इजराइल छोड़कर जा रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर हैं जो इस प्रोजेक्ट को डैमेज कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट फॉल कर रहा है और मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिराने में और इस जंग को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यमन ये कह रहा है कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए और उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे मिसाइल जाकर टकरा गए। यानी इससे पहले एक ही मर्तबा यमन के मिसाइल एयरपोर्ट से टकराए, लेकिन वो रोजाना मिसाइल फायर करते हैं ताकि इनका जो एयर डिफेंस है उसको डिप्लीट किया जा सके, उसके मिसाइल खत्म किए जा सकें। ये बड़े महंगे मिसाइल होते हैं और उनकी प्रोडक्शन बड़ी मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पे जो पैट्रियट है जो अमेरिका बनाता है, उसकी इस साल जो प्रोडक्शन होनी है वो 600 मिसाइल वो प्रोड्यूस करेंगे, 600 एंटी मिसाइल। तो अब अंदाजा करें जिसमें यूक्रेन को भी जाने हैं, जिसमें इसराइल को भी जाने हैं, जिसमें बाकी फोर्सेस को भी तो ये बड़े मुश्किल प्रोडक्शन होती है। तो यमन के मिसाइल बेशक आगे जाकर टकराते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है आपने देखा कि कोई 24 के करीब एयरलाइंस कैंसिल कर गई टकराए बगैर, और सुबह शाम सेटलर्स का शेल्टर्स के अंदर जाना और उनकी रूटीन जो एक है उसको डिस्टर्ब करना, और फिर जब ये भागते हैं उसमें इंजरीज होती हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो यमन ने मिसाइल टकराए बगैर अचीव किया है। तो अगर अब ये टकरा रहा है तो फिर तो उससे भी अगली बात होगी। एक बार टकराया है, आज वो कह रहे हैं कि उनके मिसाइल दोबारा टकरा गए। यमनी आर्म्ड फोर्सेस स्ट्राइक बेन गोरियन एयरपोर्ट, वॉर्न ऑफ मोर ऑपरेशंस। Yemeni armed forces strike Ben Gurion airport in occupied Jaffa with the Palestine 2 hypersonic missiles, warning against further flights and Haifa port operations. Haifa पर वो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। और Yemen launches missile towards Israel, siren sounded in Al-Quds. One of the missiles directly hit the occupation airport. यमन क्लेम कर रहा है कि एक जो उनका मिसाइल है वो डायरेक्टली एयरपोर्ट को जाकर टकरा गया है और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ उन्होंने हिट किया है। वन ऑफ विच वाज हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 और जो अदर है इसका नाम है अल फिकर मिसाइल। एक हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 इसका नाम है और जो दूसरा मिसाइल आज उन्होंने फायर किया है इसका नाम उन्होंने बताया है अल फिकर मिसाइल। तो एक वो कह रहे हैं कि जाकर टकरा गया है। देखते हैं कि इजराइल से क्या खबर सामने आती है, लेकिन बहरहाल ये एक नाक में दम किया हुआ है साथ साथ, यानी हुतीज का एक मुसलसल प्रेशर है कि सीज फायर के हवाले से। अब अगली बात देखिए कि मिडिल ईस्ट आगे चल नहीं सकता है ये जंग रुकवाए बगैर और फलस्तीनियों को उनके राइट्स दिलवाए बगैर। बाकी कोई बैठा सोचता रहे किसी की क्या हसरत हो, ठीक है ना, वो सब साइड के ऊपर है, वो हवा के अंदर तहलील हो जाएगा। असल जो चीज है, रियलिटी यही है कि फलस्तीन के बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देख लीजिए, अहमद अल शरा जिन्होंने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जिन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला इसराइल के खिलाफ, हालांकि उनके लोगों को शहीद किया है, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया है, पूरे सीरिया में इसराइल ने बमबारी की है, एक लफ्ज इसकी जुबान से अदा नहीं हुआ। और अब देखें ना कि ये इराक के अंदर कैद रहा है और इसलिए इराक के साथ इनकी इतनी ज्यादा बनी नहीं जिसको अब कोशिश की जा रही है। तो इसको फंडिंग कौन देता रहा, इसको ट्रेन किसने किया, इसको लाकर यहां इक़्तिदार में किसने बैठाया, MI6 CIA मोसाद किस तरह से पीछे इसकी हेल्प करती रही, ठीक है, नेटो इसमें किस तरह से पूरी तरह इन्वॉल्व रहा। ये तो अब सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये तो उनका प्रोजेक्ट है, इसलिए उनके खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज जो अमरीकी इन्वॉय फॉर सीरिया हैं, जो कि टर्की के एम्बेसडर हैं लेकिन उनको सीरिया का इन्वॉय भी लगाया है, तो वो क्या बात कर रहे हैं, सीरियाज अल शरा may be targeted over West alignment, US envoy claims. US envoy claims that Ahmad al-Shara could become a target for assassination by groups due to his efforts to promote inclusive governance and re-establish ties with the West.
तो ये इस तरह की बातें उन्होंने की है कि असैसिनेट किया जा सकता है अहमद अल शरा को, और ये कोई मीडिया की बात नहीं, यूएस इनवॉय फॉर सीरिया और एम्बेसडर टू टर्की वो ये बात कर रहे हैं। तो ये तो काबिल गौर बात है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और इसके साथ हेडलाइंस देखिए, सीरिया स्टेट मीडिया यानी उनका सरकारी मीडिया है, रिड्यूस एंटी इजराइल फोकस अंडर अल शरा। अल शरा के हुक्म के ऊपर जो सीरिया का स्टेट मीडिया है वो प्रो इजराइल उसको बनाया जा रहा है, हालांकि उनकी लैंड के ऊपर कब्जा हो रहा है और सदरन सीरिया के लोग पुकार रहे हैं और सरकारी मीडिया प्रो इजराइल बनाया जा रहा है। तो बात सिर्फ यह है कि देखिए, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, उसने इजराइल को अपना सबसे सगा बनाना है, नॉर्मलाइजेशन करनी है, जो मर्जी करना है करे भाई, उसका अपना इख्तियार है, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। लेकिन एक होता है इल्यूजन और एक होता है रियलिटी। तो ये सारी गवर्नमेंट जो है वो इल्यूजन्स का शिकार है, जिसकी बार बार इनको जो है वो रेजिस्टेंस भी याद दहानी करवा रही है, ईरान भी बार बार करवा रहा है और इस तरह की स्टडीज भी करवा रही हैं, एनालिस्ट भी करवा रहे हैं कि एक माहौल है, एक जेनोसाइड हो रही है, ठीक है ना, लोगों में गुस्से की लहर है कि आप इजराइल को रोक नहीं पा रहे। उस माहौल के अंदर कोई आकर कहे कि अब आप देखें, जो अरब रियासतें हैं वो भी नॉर्मल, सऊदी अरब जैसा ताकतवर तरीन मुल्क वो नहीं ये कह रहा कि हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है, वो इस वक्त सिर्फ एक ही बात कर रहा है, फलस्तीनी रियासत। वो कितनी एफर्ट्स कर रहा है नहीं कर रहा वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी पब्लिकली आकर नहीं कह सकता कि हमने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है। तो ये सीरिया, अहमद अल शरा, जिसकी अभी लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो तब होगी ना कि जब इलेक्शन होंगे। भाई पीछे यूक्रेन था, अमेरिका था, बरतानिया था, इजराइल था, उन्होंने सबने लाकर जो है वो शरा साहब को बिठाया है। तो ये भी तो एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है ना, जो बंदूक के जोर के ऊपर आई है। तो अभी तो इन्होंने लेजिटिमेट होना है इलेक्शन के जरिए, और इस माहौल में आकर कहें कि हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है, तो ये इल्यूजन ही है ना कि आप रियलिटी से दूर हैं। इस माहौल में कैसे हो सकती है भाई, फलस्तीनियों को उनके राइट्स मिल जाएं, ये जुल्म जो है वो रुक जाए, उसके बाद आप पिंगे बढ़ाते रहें, जैसे मर्जी आप बढ़ाएं, आपको कौन रोकने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि अगर आपके लोग भी राजी हैं तो ये एक सूरत हाल है। यानी इजराइल के रास्ते बंद हैं, और अगर इधर बैठकर कोई सोचता भी है तो वो रास्ते खुलने वाले नहीं है, और मिडिल ईस्ट आगे नहीं चल सकता जब तक ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अब आखिर में लॉस एंजलिस के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि बरह रास्त दुनिया देख रही है और बरह रास्त उसका असर है पूरी दुनिया के ऊपर और मिडिल ईस्ट की जंग के ऊपर। अगर देखें, ट्रंप अगर अंदर इन्वॉल्व होता चला जा रहा है तो यहां पर वो कैसे कंटिन्यू रख सकेगा। तो अब सूरत हाल यह है कि लॉस एंजलिस से तो मामला बहुत आगे चला गया है, कई रियासतों के अंदर ये चला गया है, और फौज जो है वो बुला ली गई है, मजीद फौज जो है वो आ रही है, और ट्रंप जो है वो एक मुकम्मल अग्रेसिवली इसको जो है वो डील कर रहे हैं, और डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि इसी वजह से ये ट्रंप जिम्मेदार है जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हो रहा है। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। ट्रंप कंपेयर्स डेमोन्स्ट्रेशंस टू अ फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन से मुराद यह है कि फिर तो आप कोई भी लॉ जो है वो इंपोज कर सकते हैं, जैसे वो कह रहा था कि इंसुरेक्शन एक्ट जो है वो भी आप कह लें कि इसी तरह की अगर बगावत, रिबिलियन हो जाती है, और ये मामला तो उससे भी आगे कि इन्वेजन हो गई है, तो फिर तो आप कुछ भी इस्तेमाल, कोई भी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई जो कुछ ही देर पहले ट्रंप की जानब से सामने आई है। फिर प्रोटेस्ट हेल्ड कोस्ट टू कोस्ट एज नेशनल मूवमेंट ग्रोज आफ्टर लॉस एंजलिस अनरेस्ट। मतलब जैसे लॉस एंजलिस है और इसी तरह न्यूयॉर्क है, यानी ये जो कोस्टल लाइंस की रियासतें हैं यहां पर तो ज्यादा फैल रहे हैं। अब ये वाली स्टेटमेंट देखिए, ट्रंप सेज he will liberate Los Angeles in speech to mark the 250 anniversary of army। अब आप देखें ना कि मामलात संभल नहीं रहे हैं, और ट्रंप अब वो कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस को मैं आजाद करवाऊंगा, और साथ कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेजन हो गई है, गैर मुल्कियों ने आकर कब्जा कर लिया है, इन्वेड हो गया है। कर्फ्यू इंपोज्ड ऑन लॉस एंजलिस एज ट्रंप कॉल्स प्रोटेस्टर्स एनिमल्स। जाहिर बात है कि इससे तो और ज्यादा मामला खराब होगा, यानी ट्रंप ने उनको एनिमल्स डिक्लेयर कर दिया। तो इधर मागा वाले हैं जो कह रहे हैं कि सारी ताकत इस्तेमाल कर दी जाए, इनको यहां से निकाला जाए, इतनी बड़ी तादाद, और इस तरह से मतलब कि कैसे होगा। अब क्या फौज वहां पर गोलियां चलाएगी, क्या होगा। तो जो देखे ना, एक मागा वालों का अपना एक स्टांस है कि हमें तो ये एक लम्हा यहां पर कबूल नहीं है,
उनके मामलात यानी एक सेंटिमेंट बहुत ऊपर चला गया, और इधर रियलिटी में ये हो नहीं सकता। तो फिर वही होगा जो अभी हो रहा है, यानी तसादुम, यानी एक ऐसी चीज ट्रंप कह रहा है और उसके वोटर्स कह रहे हैं जो ऐसे तो हो नहीं सकती, उसके लिए तो कई साल चाहिए और फिर एक स्मूथ पॉलिसी चाहिए और फिर पूरा कंसेंसस चाहिए। देखिए अब जो दूसरे वाले हैं, मिसाल डेमोक्रेट्स हैं, ये सारे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा घर की ट्रंप कर रहे हैं, तो कंसेंसस नहीं है। इतने बड़े चीज को करने के लिए मुल्क के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। तो फिर तसादुम ही होगा जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ट्रंप तो अपनी ताकत इस्तेमाल करता चला जाएगा। ट्रंप कॉल्स इमिग्रेंट्स एनिमल्स, लॉस एंजलिस डिप्लॉयमेंट कॉस्ट हिट्स $134 मिलियन। सिर्फ लॉस एंजलिस के अंदर जो नेशनल गार्ड लाए गए हैं उनका खर्चा $134 मिलियन है, और ये उनकी ट्रैवलिंग का, हाउसिंग का, ये सारा खर्चा है। और बाकी रियासतों के अंदर ये फैलते चले। जो नुकसान हुआ है वो इससे अलग है, ये सिर्फ नेशनल गार्ड का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का खर्चा है। जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। प्रोटेस्ट एक्सपैंड बियॉन्ड लॉस एंजलिस। वो आप देखिए कि अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल है, तो ट्रंप यहां ईरान के साथ जंग करने के लिए आएंगे, और कितनी देर वो मिडिल ईस्ट की, यानी यूरोप, देखिए यूरोप सैंक्शन लगा रहा है, मिडिल ईस्ट की रियासतें वो अब जाहिर बात है वो ना इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं, ना मामलात आगे बढ़ा सकती है अमेरिका के साथ। और दुनिया में इस वक्त नए वर्ल्ड ऑर्डर की कोशिश जारी है। कल साउथ कोरिया और चाइना के प्रेसिडेंट की कॉल हुई, तो दुनिया में तो ये हो रहा है और अमेरिका के अंदर ये हो रहा है। तो ट्रंप कितनी देर ये इसराइल का बोझ उठा कर रखेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बोझ बन चुका है, जिसको यूरोपियंस भी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यूरोपियंस को सिर्फ एक मसला है, शायद वो बहुत आगे चले गए होते हैं। यूरोपियंस को एक तो उनका ह्यूमन राइट्स से उतनी कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन दूसरा बड़ा मसला ये है कि अगर इसराइल मिसाल के तौर पे अगर यहां पर कायम नहीं रहता तो ये किधर जाएंगे? ये तो फिर से वापस यूरोप ही जाएंगे ना। तो यूरोप ये कभी नहीं होने देना चाहता, लेकिन अब उसको दूसरा पता है कि फिर या फलस्तीनी यहां से निकलकर वो यूरोप आएंगे, तो इसलिए वो अब चाहता है कि इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए, ठीक है ना। या तो फिर फलस्तीनियों ने उधर आना है या फिर ये इसराइली उधर जाएंगे। तो एसोसिएटेड प्रेस ये लिख रहा है कि प्रोटेस्ट जो है वो एक्सपैंड कर चुके हैं बियॉन्ड लॉस एंजलिस, और इन द शिकागो, वाशिंगटन डीसी प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स, हेल्ड विजिल्स आउटसाइड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड क्लैश्ड विद पुलिस इन सम लोकेशंस। वाशिंगटन डीसी के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बाहर और रोड्स ब्लॉक किए जा रहे हैं और लूटमार की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कैलिफोर्निया हैज सिंस फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ सूट उन्होंने फाइल कर दिया कि ये हमारी मर्जी के बगैर ट्रंप साहब यहां पर मुदाखलत कर रहे हैं, और ट्रंप और उसके जो हामी हैं वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि फेडरल जो लॉ है वो इजाजत देता है कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की जा सके इन केस ऑफ इन्वेजन एंड रिबिलियन। अगर कोई रियासत बगावत कर देती है या इन्वेजन हो जाती है तो फिर ऊपर से फेडरल लॉज बराह रास्त उस रियासत के लॉज को साइड पर रखते हुए इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो यानी आप देखें ना कि एक रियासत और फेडरल का फड्डा, ऊपर से वो कह रहे हैं कि इन्वेजन हो गई और फौज बुला ली है। तो फौज के आने से तो मसला किसी भी वक्त बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि प्रोटेस्टर फौज के आने से पीछे तो नहीं हटे, वो तो और रियासतों में फैल गए। तो फिर फौज अगर मजीद आगे बढ़ती है तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।